तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसे एसएससी के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में या वनडे किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो हम सबसे पढ़ेंगे यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसे बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तब चलते हैं, हम पढ़ते हैं भाग संख्या 1। भाग संख्या 1 में दर्शाया गया है कि संघ व राज्य क्षेत्र, यानी भाग संख्या 1 क्या दर्शाता है? संघ व राज्य क्षेत्र को दर्शाता है, जिसका चर्चा अनुच्छेद संख्या 1 से 4 तक में मिलती है। कितने? 1 से 4 तक में मिलती है। अनुच्छेद संख्या 1 से लेकर के 4 तक में क्या मिलता है? भारत संघ व राज्य क्षेत्र का चर्चा मिलता है। कितना मिलता है? राज्य व संघ क्षेत्र का चर्चा मिलता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अनुच्छेद संख्या 1। अनुच्छेद संख्या 1 क्या दर्शाता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत राज्यों का संघ। संघ मतलब क्या? यूनियन। क्या होता है? यूनियन होता है। जो भारत है राज्यों का संघ यानी यूनियन होगा, यानी भारत के जो राज्य होंगे कभी भी टूट करके अलग नहीं होंगे। इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं। भारत है जैसे अमेरिका, अमेरिका क्या है? एक संघ नहीं है, क्या है? एक फेडरेशन है। क्या है? एक फेडरेशन है। उसके राज्य टूट करके अलग हो सकते हैं, यानी वहाँ पे दोहरी नागरिकता चलती है। भारत में क्या होते हैं? एक हरी नागरिकता चलती है, यानी एक हरी नागरिकता चलती है। यानी हमारा अगर भारत की नागरिकता है तो हम का यानी किसी दूसरे राज्य में भी रह सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अनुच्छेद संख्या 1 दर्शाता क्या है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इसके राज्य कभी भी टूट करके अलग नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद संख्या 2 है भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान। अनुच्छेद 2 में दर्शाया गया है कि भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र, यानी भारतीय संघ के जो बाहर के क्षेत्र होंगे वह क्या करेंगे? अनुच्छेद 2 के तहत वे भारत में शामिल हो सकते हैं। भारत में शामिल हो सकते हैं। यह संसद को अधिकार है। भारत के बाहर कोई देश हो तो उसे भारत मिला सकता है, या किसी देश कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे हम मिला सकते हैं। यह अनुच्छेद 2 कहता है। इसे हम राष्ट्रपति के बिना अनुमति के भी क्या करते हैं? शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसे अनुच्छेद संख्या 368 के बाहर रखा गया है। क्या क्या? 368 के बाहर रखा है। और कोई भी राज्य या कोई भी देश अगर भारत में मिलना चाहता है, इस संसद से पारित कर करके हम क्या कर सकते हैं? भारत में मिला सकते हैं। राष्ट्रपति के अनुमति की भी जरूरी नहीं पड़ेगा। ये क्या आता है? क्योंकि राष्ट्रपति 368 के अनुच्छेद संख्या 368 के बाहर रखा गया। किसको? अनुच्छेद संख्या 2 को बाहर रखा गया है। अनुच्छेद संख्या 3 पढ़ते हैं नए राज्यों के गठन और क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों का परिवर्तन करने की शक्ति संसद को होता है। यानी किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, राज्यों के नाम को बदलना है, तो किसको? इसे अनुच्छेद संख्या 17 में 3 में दर्शाया गया। किसमें? 3 में दर्शाया गया है कोई भी संसद से पारित करा करके हम उस राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश क्या होता है? मध्य प्रदेश राज्य से यानी छत्तीसगढ़ अलग हो गया। कब अलग हुआ था? 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ। किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत अलग हुआ है। उत्तर प्रदेश से भी उत्तराखंड अलग हुआ है। कब अलग हुआ है? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ है। बिहार से झारखंड अलग हुआ है। कब अलग? 15 नवंबर 2000 को हुआ। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। कब अलग हुआ? 2 जून 2014 को। यानी तो अनुच्छेद 3 क्या दर्शाता है? यानी कोई भी राज्य है उसका हम सीमाओं, क्षेत्रों और राज्यों के नाम परिवर्तन कर सकते हैं। यह शक्ति किसको प्रदान है? संसद को। किसको है? संसद को है। तो अनुच्छेद 3 भी पढ़ लें। और चलिए हम पढ़ते हैं भाग संख्या 2। भाग संख्या 2 में दर्शाया गया नागरिकता। क्या दर्शाया गया है? नागरिकता। भाग संख्या 2 में क्या दर्शाया गया? नागरिकता, जिसे अनुच्छेद कितना से 5 से 11 तक चर्चा मिलता है। कहाँ से? 5 से 11 तक मिलता है। कहाँ से मिलता है? 5 से 11 तक मिलेगा। तो अनुच्छेद हम पढ़ेंगे 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। फिर भाग संख्या 3 में आ जाते हैं मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद संख्या 12 से 35 तक मिलता है। कितना मतलब? 12 से 35 तक मिलता है। भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। किसको? मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। पूछे कि भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो मौलिक अधिकार को कहते हैं। किसको कहते हैं? मौलिक अधिकार को कहते हैं। वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। और पूर्व में कितना था? 7 था। कितना था? 7 था। तो हम जानेंगे कि मौलिक अधिकारों की संख्या कौन कौन सी होती है। तो पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यानी हम बराबर है। इस अनुच्छेद संख्या कितना से कितना तक है? 14 से 18 तक चर्चा किया गया। कहते हैं 14 से 18 तक। फिर दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद संख्या 19 से 22 से मिलेगा।
फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी कोई भी शोषण नहीं कर सकता, हम अधिकार अपना, मेरा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह चर्चा कहाँ मिलता है? तो अनुच्छेद संख्या 24 और 25 में मिलता है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हमें किसी भी धर्म को मानने का आज़ादी है, तो ये अनुच्छेद संख्या कौन देता है? तो 25 से 28 तक, 25 से 28 तक। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसे अनुच्छेद संख्या 29 से 30 से मिलता है। संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 से मिलता था, परंतु इसे अब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटाया गया। इसे कहाँ शामिल किया गया? 300A में शामिल कर दिया गया। अनुच्छेद संख्या 300A में शामिल कर दिया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। पूछेगा कि मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, किसे हटाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हटाया गया। कब हटाया? 1978 में। इसे कहाँ शामिल किया गया है? तो 300A में। किसमें? अनुच्छेद संख्या 300A में शामिल किया गया है। 7वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? 7वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 7वां क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अभी वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। कौन कौन? समानता का अधिकार, जिसे 14 से 18 में मिलेगा वर्णन। फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद में मिलेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में मिलेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 से अनुच्छेद में मिलेगा। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 से 30 में मिलेगा। पुनः एक था संपत्ति का अधिकार, परंतु इसे हटा दिया गया है। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया। कहाँ शामिल किया गया है? तो 300 क में, अनुच्छेद संख्या 300 क या ए में शामिल कर दिया गया है। अगला क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद से 32। मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। अनुच्छेद संख्या 12 क्या दर्शाता है? तो राज्य की परिभाषा देता है। क्या देता है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 क्या दर्शाता है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 क्या दर्शाता है? तो मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने का वाली विधियां, यानी मूल अधिकार से असंगत तथा उनका अल्पीकरण, यानी जो भी तुम्हारे मूल अधिकार में कुछ कमी हो रहा होगा उसे हम क्या कर सकते हैं? आगे अपने कोर्ट में आवाज उठा सकते हैं। अगला है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में क्या दर्शाता है? अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता या विधियों के समान समक्ष, यानी कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं? समान है। यह अनुच्छेद संख्या कौन दर्शाता है? तो 14 दर्शाता है। कौन दर्शाता है? 14। अनुच्छेद संख्या 14 क्या दर्शाता है? कि कानून के समक्ष हम सभी लोग क्या हैं? समान है। अनुच्छेद 15 क्या दर्शाता है? कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद यानी भेद नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद हमें 15 दर्शाता है कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते, यानी भेद नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 दर्शाता है कि लोक नियोजन यानी सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। क्या कहता है? सार्वजनिक रोजगार में हमें अवसर समान मिलना चाहिए। कोई भी रोजगार अगर है तो हम एक भारत के नागरिक है, तो हमें अनुच्छेद 16 दर्शा रहा है कि हम सार्वजनिक जितना किसी एक दूसरे व्यक्ति को मिले, अमीर व्यक्ति को मिला, उतना ही गरीब व्यक्ति को भी मिलना चाहिए। यानी सार्वजनिक रोजगार में क्या? अवसर की समानता मिलती है। मिलती है, अवसर की समानता मिलती है। अनुच्छेद संख्या 16। तो पढ़ते हैं हम अनुच्छेद संख्या 17, जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पूछे अनुच्छेद संख्या 17 क्या दर्शाता है? तो अस्पृश्यता का अंत, यानी क्या होता है? अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत होता है। क्या होता है? छुआछूत का अंत। किसी कोई भी छुआछूत नहीं मान सकते हैं। फिर है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी शैक्षणिक व सैन्य उपाधियां दी जा सकती है। उपाधियों का अंत, यह 2 अनुच्छेद संख्या बहुत बार पूछता है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किसके है? तो अनुच्छेद संख्या 17। फिर अनुच्छेद संख्या 18 क्या है? उपाधियों का अंत को दर्शाता है। किसको? तो उपाधियों का अंत को दर्शाता है। आगे है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद संख्या 19 क्या दर्शाता है? अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताएं। अभिव्यक्ति यानी अभिव्यक्ति अन्य स्वतंत्रताएं। जैसे अनुच्छेद संख्या 19A में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हमें बोलने की स्वतंत्रता है, यानी हमें बोलने की स्वतंत्रता है। 19A में है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, यानी शांतिपूर्ण हथियार, बिना हथियार के क्या कर सकते हैं? हम सम्मेलन कर सकते हैं। अनुच्छेद 19C में दर्शाता है कि संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी हमें यह आज़ादी है कि संघ और संगठन बना सकते हैं।
फिर अनुच्छेद 19 डी दर्शाता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। क्या होता है? भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। फिर 19 ई में है कि भारत के किसी भाग में निवास करने तथा बसने के अधिकार है। क्या है? भारत के किसी भी भाग में या निवास करने में हमें बसने का अधिकार है। एक जम्मू कश्मीर में नहीं था, परंतु 370 धारा को हटा दिया गया। वहाँ भी हम क्या कर सकते हैं? बस रह सकते हैं, अपना निवास स्थान जमीन ले सकते हैं वहाँ पे। 19 जी में है आजीविका का अधिकार। क्या है? आजीविका का अधिकार, यानी कि किस प्रकार हम जी सकते हैं, यह हमें स्वतंत्रता दिया हुआ है। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या दर्शाता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी हम अपराध है, यह दोष सिद्धि हम संरक्षण अपना गवाही दे सकते हैं कि हम अपराध नहीं है। क्या कर सकते हैं? हम गवाही दे सकते हैं, अपना वकील रख सकते हैं। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यह बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद संख्या 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार को मूल अधिकार माना है, या निजता के अधिकार को, यानी 24 अगस्त 2016 को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या माना है? निजता का अधिकार को क्या माना? मूल अधिकार माना है। अनुच्छेद 21 क में दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। या कब शामिल किया गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा लागू किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हमें निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। कब शामिल किया गया? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को। यह अनुच्छेद कौन दर्शाता है? अनुच्छेद 21 क में दर्शाया गया है। और 21 क्या दर्शाता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या दर्शाता है? 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दर्शाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद संख्या 22 है गिरफ्तारी के संबंध संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध संरक्षण, यानी अनुच्छेद 22 दर्शा रहा है गिरफ्तारी के संबंध संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद संख्या 23 में दर्शाया गया मानव तस्करी, बेगार और बंधुआ मजदूरी आदि सभी प्रकार के जबरन श्रम पर रोक किया गया। अनुच्छेद 30 दर्शा रहा है कि मानव तस्करी हम नहीं कर सकते हैं, बेगार और बंधुआ मजदूरी आदि सभी प्रकार के श्रम पर रोक लगाया गया है। हम किसी से जबरन का काम नहीं करवा सकते। अगर जो व्यक्ति किसी को काम करने का मन नहीं है तो उसे हम जबरन काम नहीं करवा सकते। नहीं तो अनुच्छेद संख्या 23 ये दर्शाता है संरक्षण देता है। क्या देता है? संरक्षण देता है। अनुच्छेद संख्या 24 दर्शाता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन प्रतिबंध, यानी हम कारखानों में बालकों को नहीं लगा सकते हैं। यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम पर रोक है। यानी किसी भी अगर 14 वर्ष के बच्चा है तो उसको हम अपने कारखाने में यानी किसी दूसरे जगह हम उससे काम नहीं करवा सकते हैं। अगर हम करवाते हैं, अगर पकड़े जाते हैं तो हमें क्या हो सकता है? जेल हो सकता है। यह कौन दर्शाता है? अनुच्छेद संख्या 24 दर्शाता है। क्या दर्शाता? अनुच्छेद 24 दर्शाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 है धर्म को बनाने, आचरण और प्रचार करने का अधिकार है। यानी हमें अनुच्छेद 25 दर्शाता है कि हम धर्म को बना सकते हैं, आचरण और प्रचार अपना कर सकते हैं, यानी अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। यह अनुच्छेद हमें 25 दर्शाता है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 25A में दर्शाता है कि सिख समुदाय के लोगों को कृपाण धारण करने का अधिकार है। कृपाण यानी सिख समुदाय के जो लोग होंगे कृपाण यानी तलवार धारण कर सकते हैं, यानी उनको क्या अनुच्छेद 25A संरक्षण देता है। 26 है धर्म प्रबंधन का अधिकार, यानी धर्म के प्रबंधन का अधिकार। अनुच्छेद 26 का दर्शाता है धर्म प्रबंधन का अधिकार दर्शाता है। अनुच्छेद 27 दर्शाता है धार्मिक कार्य के धन पर रोक, यानी कोई भी धार्मिक कार्य हो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। कोई भी धार्मिक कार्य हो रहा है, जैसे मंदिर में पूजा हो रहा है, उस पर हम टैक्स नहीं लगा सकते। क्या कर सकते? टैक्स नहीं लगा सकते हैं। 27 है धार्मिक कार्य के धन पर टैक्स। अब 28 चलते हैं शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता, यानी शिक्षण संस्थान में हम धर्म के विरुद्ध शिक्षण नहीं दे सकते। धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता हमें नहीं है, यानी हम धर्म के प्रति नहीं पढ़ा सकते कि हम ये पढ़ा रहे हैं। यानी हमें अनुच्छेद 28 संख्या देता है। क्या देता है? संरक्षण देता है। अगला है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक जितने भी लोग होंगे
जैसे मुस्लिम लोग, अल्पसंख्यक, तो यानी इस हितों का संरक्षण कर सकता है कि इसके अनुसार संविधान उसको संरक्षण करता है अनुच्छेद 29 के तहत। अनुच्छेद 30 है कि शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार। क्या है? शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार, यानी हम अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। जैसे हमें स्कूल खोलना है तो हम अपने सरकार से परमिशन लेकर के हम अपना शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। यह कौन दर्शाता है? अनुच्छेद 30 दर्शाता है। अनुच्छेद 32 दर्शाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार के अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या बोला था? संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला है? संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। क्वेश्चन ये पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है? किसका कहा है? संवैधानिक उपचारों को अधिकार को कहा किस में? अनुच्छेद 32 को। किसको? अनुच्छेद 32 को किया गया है। अब हम जानेंगे मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है। कितने प्रकार के रीट जारी करता है? 5 प्रकार के रीट जारी करता है। यह क्वेश्चन पूछता है कि मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कितने प्रकार के रीट जारी करता है? तो 5 प्रकार के रीट जारी करता है। पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित होना है। यानी अगर कोई कार्य जिस पर कोई केस है, मुकदमा है, तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी व्यक्ति को सशरीर अपने शरीर के साथ उपस्थित होना है। परमादेश, दूसरा क्या रीट है? परमादेश, हम आदेश देते हैं। तीसरा है अधिकार प्रेक्षा, जिसे आपका यह प्राधिकार है, यानी हमारा क्या है? यह फर्ज है। उत्प्रेषण, यानी पूर्णता सूचित करना। क्या करना? पूर्णता सूचित करना। उत्प्रेषण मतलब क्या होता है? पूर्णता सूचित करना। प्रतिषेध, क्या कहता है? मना कर देना। क्या कर देना? मना कर देना। तो यानी क्वेश्चन पूछता है कि मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रीट जारी करता है? तो 5 प्रकार के रीट जारी करता है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रीट जारी करता है। भाग संख्या 4 क्या पढ़ेंगे? भाग संख्या 4 पढ़ेंगे। भाग संख्या 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे बोलते हैं डीपीएसपी। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। अनुच्छेद संख्या 36 से 51 तक। कितने? 36 से 51 तक। तो अनुच्छेद 39 क्या दर्शाता है? कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 क में क्या दर्शाया गया कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मिलना चाहिए। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, यह वीवीआई है। 40 पूछता है कि ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद कौन सी दर्शाता है? तो 40 कौन दर्शाता? अनुच्छेद संख्या 40। अनुच्छेद 44 दर्शाता है समान नागरिक संहिता, यूसीसी जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूसीसी, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद संख्या 44 का होता है? अनुच्छेद संख्या 44। अनुच्छेद 45 दर्शाता है 6 से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान, यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 दर्शाता है। कौन? 45 दर्शाता है। अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, यह पूछता है क्वेश्चन कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए अनुच्छेद कौन दर्शाता है? अनुच्छेद 48 क दर्शाता है। अनुच्छेद 48 क। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण क्या होता है? अनुच्छेद 51। फिर अनुच्छेद 51 में है 50 था अगला बार। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिव्यक्ति। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिव्यक्ति, यानी यहाँ से अनुच्छेद संख्या 40 पूछता है, ज़्यादातर पूछेगा कि ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद संख्या किसके अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 48 पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद होता है? तो अनुच्छेद 48 क। अनुच्छेद 48 क। फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिव्यक्ति अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। तो चलिए आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। कितने पढ़ेंगे? मौलिक कर्तव्य के बारे में। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा।